हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के एक और लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक्स। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप कृपया करके प्लीज वो देख लीजिए, तो भी ये समझ में आएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो अब हम आगे उस डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं जहां पर हम देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, हमने फोर्स में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। ठीक है, यहां पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज क्यों होता है? क्योंकि जब हम रियलिटी में जाते हैं तब हमें सिर्फ एक चार्ज नहीं मिलता, एक से ज्यादा चार्ज मिलते हैं। ठीक है, और उन सब का कलेक्टिव फील्ड कितना होता है या कलेक्टिव फोर्स कितना होता है, वो जो कलेक्टिव इफेक्ट जानना है, तो उसके लिए ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जानना बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, फोर्स में भी हमने वही डिस्कशन किया था कि सुपरपोजिशन का मतलब क्या है? कलेक्शन, एडिशन। उसमें फोर्स का एडिशन था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन। फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का भी वेक्टर एडिशन और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेक्टर एडिशन। ठीक है, अच्छा, फोर्स की डेफिनेशन याद करो, फॉर्मूला याद करो। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मतलब कि फोर्स डिफाइन करने के लिए हमें मिनिमम कितने चार्ज चाहिए? 2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझ आ गया? और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या डिस्कस किया था? व्हेन देयर इज मोर देन 2 चार्जेस, एक तो 2 तो थे ही, तीसरा चार्ज भी आ गया। व्हेन मोर देन 2 चार्जेस देन व्हाट हैपेंस, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा उसका एक फॉर्मूला के क्यू, उसके बाद में कोई नहीं था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू मतलब एक ही चार्ज था, सिर्फ एक ही चार्ज। अगर एक चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, लेकिन अगर 2 चार्ज है तो उसका कलेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह होगा, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए, फोर्स में 2 ऑलरेडी थे और मोर देन 2, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ही था और उसमें मोर देन 1। ठीक है, तो क्या देखिए, व्हेन सिस्टम कंटेन्स more than 1 charge, when system contain more than 1 charge, okay, then electric field at any point in that system will be vector addition, of electric field because of individual charges, at that point, मतलब कि जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखिए, दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, एक चार्ज ये है Q1, दूसरा चार्ज ये है Q2, ठीक है, और तीसरा चार्ज ये है Q3। 3 चार्ज है। ओके, मैं इसको इरेज कर देता हूं तो थोड़ा आपको अच्छा दिखेगा। This is a x-axis, this is a y-axis. Okay, and here one charge Q1, here second charge Q2, and here third charge Q3, and here is the point P where we want to find out the electric field. So first
here this is R1 bar, this is R2 bar, and this is R3 bar, and this is RP bar. ओके, हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह जनरेट करेगा, तो मैंने पहले ही बोला था कि किस तरह, तो फोर्स फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? फोर्स। कैसा फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में। यहाँ पर आपको 1 कूलम सोचना है, 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इनको कनेक्ट करो और दूर लेके जाओ। ये 1 कूलम पे किस तरह फोर्स लगाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 1 Q1। ये Q3 किस तरह फोर्स लगाएगा, तो इनको कनेक्ट करो और दूर लेके जाओ। आप बोलोगे सर दूर क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो पास लेके आओ। ये भी यहाँ पे अगर 1 कूलम चार्ज हमने अगर यहाँ पे रखा हुआ है तो ये भी यहाँ पे फोर्स लगाएगा और दूर लेके जाओ। ठीक है, तो ये हो गया E1 बार, ये हो गया E2 बार और ये हो गया E3 बार। तो यहाँ पर 3 चार्ज मिलके अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बो हो जाएगा 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ। देखिए, एक का इस डायरेक्शन में, एक का इस डायरेक्शन में और एक का इस डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज EP bar is equals to E1 bar plus E2 bar plus E3 bar। ठीक है, कैसा एडिशन? वेक्टर। अगर 2 है तो E1 बार प्लस E2 बार, और वो अंडर रूट वाला जैसे हमने फोर्स में किया था, तो इसमें अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कोस थीटा ऐसा आएगा। ठीक है, ओके। अभी E1 बार कैसे मालूम करें? तो E1 बार मतलब कि पहला Q1 ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया वो इस डायरेक्शन में जनरेट किया। ठीक है, ये R1 है, ये RP है, तो ये हो जाएगा R1P। क्या हो जाएगा? R1P। और देखो R1P होगा, या तो आप RP1 बोल दो। क्यों? क्योंकि जैसा हमने अभी पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि RP बार माइनस R1 बार आएगा। इन द सेम सेंस हियर RP2 बार लिख दीजिए, इसको हम क्या लिख देंगे? RP3 बार, जिसको पहले रखना है उसको। ठीक है ना, तो यहां पे क्या आएगा? KQ1 अपॉन ये है ना, ये डिस्टेंस कितना है? RP1 उसका क्यूब और RP1 बार। ठीक है, ये कैसे आएगा? पिछला लेक्चर KQ2 RP2 का क्यूब RP2 बार प्लस KQ3 RP3 का क्यूब RP3 बार। इस तरह हम देखो, अगर 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4, मतलब कि सबका वेक्टर एडिशन ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें RP1 मालूम करना है, RP1 बार क्या है, तो RP1 बार क्या होगा? RP बार माइनस R1 बार। ठीक है, इन द सेम सेंस अगर हमें RP2 बार मालूम करना है तो RP2 बार क्या होगा? RP बार माइनस R2 बार। देखो, मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो सोचो कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है 2 3। कितना कोऑर्डिनेट है? 2 3। और इसका कोऑर्डिनेट है 1 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट कितना है? 2 3 और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 1 1। तो ये किसका है? R1 बार का है। तो R1 बार इज इक्वल टू आप 1 1 लिखो, डिस्टेंस है इसलिए मीटर। फिर RP बार है ना, RP बार कितना है? 2 3। तो 2 3 मीटर लिख दिया। अभी हमें क्या करना है? RP1, तो RP बार माइनस R1 बार करना होगा। तो RP बार माइनस R1 बार, तो यहां पर 2 3 माइनस 1 1 इस तरह। अभी 2 माइनस 1 1 और 3 माइनस 1 2,
तो ये क्या हो गया RP1 बार, ये हो गया 1 2। अगर हमें मोड ऑफ RP1 बार करना है मोड, तो अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो क्या होगा 1 प्लस 4, तो क्या आएगा अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहां पर देखो सब अगर कोऑर्डिनेट दिए है तो आप इजीली RP1 क्या RP2 RP3 ये सब निकाल सकते हो और इसका मोड भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए एग्जाम्पल है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दो चार्ज है, ओरिजिन पे कितना चार्ज रखा हुआ है 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, यहाँ पर कितना चार्ज रखा हुआ है 2, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 2 0 0। ठीक है, ओके, कितने चार्ज है 2। इफ एक्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3 1 1, मतलब कि यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये भी जनरेट करेगा, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा है 0। उस इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ वाई और जेड डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगा, ऐसा इज 0। कैलकुलेट क्यू, हमें क्या कैलकुलेट करना है क्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वेरी सिंपल, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, उसका एक्स कंपोनेंट लेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे एक्स कंपोनेंट कैसे लेते हैं। ठीक है, एक्स कंपोनेंट लेंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे एंड सिंप्लीफाइंग दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू। ठीक है, फिर से बोल दो, यहाँ पर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करके, फिर उसका x कंपोनेंट 0 करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x कंपोनेंट क्या दिया है 0। अगर 3 4 5 कुछ और वैल्यू दी होती तो उस x कंपोनेंट को इक्वल टू वो कर दे वैल्यू। ठीक है, चलो शुरू करें। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिकॉज ऑफ 1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P बिकॉज ऑफ 2। कितने चार्ज है 2। ओके, अब जो हमने पहले डिस्कस किया था वो KQ1 अपॉन RP बार माइनस R1 बार। मैं क्या बोल दूं RP1 का क्यूब और RP1 बार। अभी थोड़ी देर पहले हमने यहां लिखा था ना, वही इन द सेम सेंस KQ2 अपॉन RP2 का क्यूब RP2 बार। ठीक है, ओके। अब ये K को ऐसे रेंज देता हूं Q1 का मतलब ये पहला वाला चार्ज कितना 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, डिवाइडेड बाय RP1 क्यूब। अभी हमें RP कितना है पता, वो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ RP बार इज इक्वल्स टू 311। ठीक है, फिर ये R1 बार इज इक्वल टू 0 0 0 और R2 बार इज इक्वल्स टू 200 मीटर। ठीक है, ओके। यहाँ पर मैं करता हूँ, या तो एक काम करते हैं, इसको हम सीक्वेंस में ही करते जाते हैं। इसको पहले ऐसे रेंज देते हैं, हमें यह पता चल गया RP1 बार इज इक्वल्स टू RP बार माइनस R1 बार। हमने अभी डिस्कस किया RP bar minus R1 bar, this minus this, so what we will get 311 minus 0 0 0, so what we will get 311. In the same sense RP2, this minus this, so RP bar minus R2 bar, so what we will get 3 minus 2 1 1 1, 3 minus 2 1 1 minus 0 1 1 minus 0 1। इतना सुनना है। ओके, अभी हमें क्यूब करना है ना मोड का क्यूब, तो RP1 का क्यूब कितना आएगा RP1। अभी मोड RP पहले लेते हैं। मोड RP इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो कितना आएगा 3 स्क्वायर 9 10 11 अंडर रूट 11। फिर RP2 तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर
प्लस 1 स्क्वायर। देखो मैं इस एग्जाम्पल को पूरा गिन रहा हूँ ताकि आपको पूरी मेथड पता चले, ठीक है। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है। तो RP1 और RP2 पता चल गया, RP1 बार और RP2 बार भी पता चल गया। अब इन सब की वैल्यू हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ओके, और हमें यह भी याद रखना है कि कौन सा कंपोनेंट 0 है, एक्स कंपोनेंट। हाँ, तो क्या आएगा देखिए, EP बार इज इक्वल्स टू के Q1 की वैल्यू 10⁻⁻⁹ कूलम थी। अभी RP1 हमें कितना मिला, √11। उसका अगर हम क्यूब करेंगे तो 11√11, ठीक है। अंडर रूट का क्यूब करो, आपको वैसा ही मिलेगा। इंटू RP1 बार, RP1 बार कितना है 311, उसको ऐसे लिखना है। फिर के क्यू, दूसरा चार्ज क्यू ही था, सिर्फ यहाँ पर √3 है ना, तो 3√3। और यहाँ पर RP2 बार है, तो RP2 बार कितना 111, ठीक है। अभी हमें किस में इंटरेस्ट है, एक्स कोऑर्डिनेट में, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में। तो इसको अगर हम सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो k इंटू 10⁻⁹ इंटू 3 अपॉन 11√11, तो ये एक्स कंपोनेंट आया पहले वाले का, प्लस के क्यू। अब इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहेगा 3√3। देखो अगर y दिया, अगर हमें ऐसा दिया हो कि y कंपोनेंट 0 है, तो इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, किसके लिए, y के लिए। अगर हमें z मालूम करना है तो इसको पूरे को z कोऑर्डिनेट के साथ, मतलब कि जो कंपोनेंट चाहिए उसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये x कंपोनेंट है और इसको हम क्या कर देंगे अब 0। इसको अगर सॉल्व करना है तो देखो ये कॉमन आएगा, तो ये उधर चला जाएगा, क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमें, q अपॉन 3√3 इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 11√11। अब इसको उधर जाने दें, तो q इज इक्वल्स टू माइनस 3 जा 9√3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 11√11 कूलम, ठीक है। तो इस तरह आप इजीली फाइंड कर सकते हो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करके कि इस q की वैल्यू कैसी होगी, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आ सकते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर थोड़े से एग्जांपल मैंने लिखे हैं। 2 चार्ज Q है, उसके मिड पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, U Q Q, उसके सेंटर पे कितना है, स्क्वायर है तो उसके सेंटर में, ये पेंटागन उसके सेंटर में, हेक्सागन उसके सेंटर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये दोनों चार्ज सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अगर आपको फाइंड करना है, कैसे, देखो हर बार सेम मेथड यूज करनी है। आप याद रखो, यहां पर आपको 1 कूलम चार्ज प्लेस करना है, फिर ये Q 1 कूलम पे अपोजिंग फोर्स लगाएगा, तो इस तरह, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आएगी और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह आएगी। क्यों, दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव अपने से दूर जाने देता है, ठीक है। अच्छी तरीके से समझना, ये पूरा चैप्टर या आगे के जो भी चैप्टर हम डिस्कस करने वाले इस पे बहुत बेस्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट में है और ये मिड पॉइंट है, तो एक दूसरे को कैंसिल करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0 न्यूटन पर कूलम, ठीक है, समझ आ गया। अब यहां पर देखिए, तो ये किस तरह आएगा, नीचे, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसा आएगा, गैस कीजिए पहले आप, इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यह कैसा आएगा, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, तीनों की वैल्यू सेम होगी, क्यों, क्योंकि ये तीनों चार्ज सेम है और ये डिस्टेंस भी तीनों कैसे है, सेम। तो ये तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होंगे, ई, ठीक है। मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ करता हूं, एरो को, दूसरे एरो को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं और तीसरे एरो को मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं। 3 एरो हो गए, ये पहला, ये दूसरा
और ये तीसरा। अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे यू विल गेट दिस ज्योमेट्री। क्लोज फिगर हो गई। क्लोज फिगर क्या बोलती है कि टोटल नेट समेशन इज 0, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, देखो अगर हम ऐसा सॉल्व नहीं करना चाहे तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो इसके दो कंपोनेंट निकालो, इसके दो कंपोनेंट निकालो। फिर जैसा हमने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, पिछले नहीं उसके आगे के लेक्चर में, फोर्स वाले लेक्चर में, वैसा ही सॉल्व करो। ठीक है, देखो ये पूरा 120 है, ये पूरा कितना है 120, यहां से लेके यहां तक का। ये 90 है तो ये कितना होगा 30 होगा, तो ये क्या आएगा e cos 30। ठीक, इसी तरह इधर भी 30, तो ये क्या आएगा e cos 30, और यहां पर e sin 30 दो बार। e sin 30 क्या होता है 1/2, तो ये e/2 और e/2 मिलके क्या बन जाएगा e, और ये इन दोनों को कैंसिल कर देगा, फिर ये e cos 30 को कैंसिल कर देगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर भी कितना आया 0। यहां पर देखो तो यहां पर बहुत सिंपल बन गया, इधर ऐसे और इसकी वैल्यू ऐसे। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसे और इसकी वैल्यू ऐसे, तो यहां पर भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 0। तो इस तरह हमें पता क्या चलता है कि अगर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में या रेगुलर डायग्राम के सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज रखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड वाला चार्ज रखेंगे, साइन भी सेम होनी चाहिए, सभी पॉजिटिव है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर विल बी 0। कैसा रहेगा 0। देखो यहां पर ये पेंटागन है, तो पेंटागन 5 corners are there, okay, and we have placed same charge on the each corner, so what will be the electric field at the center 0। ठीक है, okay, in the same sense here is the hexagon and we have placed charge on each corner of the hexagon, okay, charge of the same value and same sign, okay, so what will be the electric field at the center 0। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है, अच्छी तरीके से इसको नोट करना है। अच्छा देखो, अगर मैं ऐसा सोचूं, कैसा ऐसा कैसा, अगर इस क्यू में से एक क्यू को मैंने ले लिया, एक को ले लिया, किसको लिया एक को, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में बचेगा, इस डायरेक्शन में जहां से मैंने चार्ज ले लिया वहां। इन द सेम सेंस अगर दो कॉर्नर पे ही चार्ज रखे हुए हैं, एक या दो, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो देखो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा था ना, तो अभी ये जनरेट नहीं हुआ, तो इन दोनों का नेट किधर आएगा इस डायरेक्शन में, मतलब कि जहां पर चार्ज नहीं है उस कॉर्नर की ओर आएगा, डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, इन द सेम सेंस हियर अगर मैंने एक चार्ज को ले लिया तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में। देखो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर जहां से चार्ज लिया वहां पर। अगर यहां पर देखो, ये पेंटागन का क्वेश्चन बहुत बार है, इसको मैंने ले लिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो जहां से हमने चार्ज ले लिया है उस डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर भी अगर हम देखेंगे, यहां एक चार्ज को ले लिया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तो जहां से हमने चार्ज ले लिया है सेंटर से उस डायरेक्शन में जाओ। ठीक है, अगर सारे चार्ज पॉजिटिव है तो जहां से चार्ज ले लिया है उस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन अगर सारे चार्ज नेगेटिव हो तो सोचो कि ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, वैसे तो इतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए सोच लो। नेगेटिव हुआ तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जहां से हमने चार्ज लिया उससे एग्जैक्ट अपोजिट, जहां से हमने चार्ज लिया उससे एग्जैक्ट अपोजिट। ठीक है, जहां से हमने चार्ज लिया उससे एग्जैक्ट अपोजिट, जहां से हमने चार्ज लिया उससे एग्जैक्ट अपोजिट, यहां से हमने चार्ज लिया अपोजिट, यहां से चार्ज लिया अपोजिट। ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी।
अभी हमें पता चल गया कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब हम पता करेंगे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। देखो ये जब हमने सारे चार्ज प्लेस किए थे तब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने एक चार्ज ले लिया, देखो दो चार्ज है तो E1 बार प्लस E2 बार इज इक्वल टू 0 मिल रहा था हमें। E1 बार प्लस E2 बार इज इक्वल टू 0 मिल रहा था। तो E1 बार इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस E2 बार। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो E1 बार और E2 बार दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सेम। तो देखो अगर यहाँ ये R है डिस्टेंस, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ अपॉन R²। ये डिस्टेंस अगर R है तो यहां पर भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, KQ अपॉन R²। ये डिस्टेंस अगर R है, हमें चार्ज से सेंटर तक का डिस्टेंस मालूम करना है R, तो कितना आएगा, KQ अपॉन R²। ये डिस्टेंस भी, ये अगर R है KQ अपॉन R², और यहाँ पर भी KQ अपॉन R², ठीक है। तो इस तरह आप इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, हम एक एग्जांपल और देखेंगे। देखो एक एग्जांपल और है एक ऐसा कि एक रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का जिसमें इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, नीचे। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक दूसरा रीजन है इस तरह, इसमें पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ऊपर। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। ये प्लस है ये माइनस है, इसीलिए प्लस से माइनस की ओर, और ये प्लस है और ये माइनस, इसे प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, ठीक है। ओके, अब यहां से एक प्रोटॉन गिर रहा है। कौन गिर रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को ऐसे फ्री फॉल करवाया, और यहां से कौन गिर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, इलेक्ट्रॉन को फ्री फॉल करवाया। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको आपको नोट करना चाहिए। प्रोटॉन ऑलवेज ट्रैवल्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके अपोजिट डायरेक्शन के बाद में वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने के लिए वो d डिस्टेंस है, यहाँ से आने के लिए भी d डिस्टेंस ही है, सेम डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड E ही है, ठीक है। दोनों केस आपको सेम जैसे लग रहे होंगे। एक में सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में प्रोटॉन गिर रहा है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन। तो मैं आपको यह पूछता हूं कि यहाँ पर दोनों को साथ में हमने गिराया, तो यहाँ पर कौन पहले आ गिरेगा, कौन पहले आ गिरेगा, इलेक्ट्रॉन पहले आएगा या प्रोटॉन, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेट T फॉल। ओके, देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स भी लगेगा। कितना फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना है प्रोटॉन के ऊपर, E, तो F इज इक्वल्स टू EE। इन द सेम सेंस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो EE आएगा। यहां पर भी देखो QE, यहां पर भी QE लगेंगे, E, मतलब कि फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में, सिर्फ मैग्नीट्यूड में। हाँ, एक बात और है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेंज कर दिया, इसलिए डायरेक्शन भी सेम ही है, इधर ये और इधर ये, ओके, सेम डायरेक्शन में। तो ये E या ये E अगर हम माइनस रिप्लेस करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव लिया है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी प्लस ही आएगा, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड।
कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड। अब बोलोगे सर फोर्स तो दोनों पे सेम लग रहा है, फोर्स सेम लग रहा है तो दोनों सेम टाइम में पहुंचेंगे। नहीं, फोर्स सेम लग रहा है। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो फोर्स कितना है? ई। और मास, यहां पर हमें किसका एक्सेलरेशन चाहिए? प्रोटॉन का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ प्रोटॉन। और यहां पर हमें किसका एक्सेलरेशन चाहिए? इलेक्ट्रॉन का। तो क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बोलो कि प्रोटॉन बड़ा, प्रोटॉन मतलब कि प्रोटॉन का मास ज्यादा कि इलेक्ट्रॉन का? प्रोटॉन का। ठीक है, 10,000 टाइम मोटा है इससे, ये बहुत मोटा है। किससे? इलेक्ट्रॉन से, इसीलिए तो न्यूक्लियस में ऐसे बैठा रहता है। तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। अगर हम वो सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाए तो d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। d इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, तो u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज 0। सो व्हाट यू विल गेट? d इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अभी 2 को इधर लेके आओ और a को इधर लेके आओ, तो 2d अपॉन a, उसका अंडर रूट निकालो तो आपको क्या मिलेगा? t फॉल। अभी दोनों के लिए 2 तो कांस्टेंट है, d सेम है। तो क्या हमें देखना है? a एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन देखो, एक का चीज आपको नोट करनी होगी, एक्सेलरेशन डिनोमिनेटर में है। तो एक्सेलरेशन अगर कम होगा तो टी फॉल ज्यादा होगा, और एक्सेलरेशन अगर ज्यादा होगा तो टी फॉल कम होगा। तो यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखा हमने अभी, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Therefore, time taken by proton will be more than time taken by electron. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले आ गिरेगा और प्रोटॉन बाद में आ गिरेगा। ओके, देखो अगर ये 2d मतलब कि d अगर दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हो, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा एक एनसीईआरटी में एग्जांपल है, तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं एक चीज आपको और बोलना चाहूंगा कि अगर हम ऐसा सोचे कि दोनों को विदाउट प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे सिचुएशन में दोनों को गिराया, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, तो दोनों के पास मास तो है ही, मास है तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। आप बोलोगे सर me लिखो और यहाँ पर mp लिखो। ठीक है, अब क्या होगा? अगर हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करना चाहे तो ये देखो, ये फोर्स ही है, फोर्स। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, तो कितना मिलेगा? g। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो mpg अपॉन mp, तो फिर से क्या आया? g। यहां पर क्या मिला हमें? एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, तो हमें क्या मिलेगा? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। इन द केस ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स में दोनों टाइम सेम लेंगे। ठीक है, जैसा गैलीलियो ने बोला था कि आप बड़ा सा पत्थर गिराओ या एक छोटा सा बॉल गिराओ, अगर वैक्यूम है तो दोनों फॉल होने के लिए सेम टाइम लेंगे। तो यहाँ पर वो हमने ऐसा प्रूव किया। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें वो ट्रू नहीं है। उसमें क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन का मास छोटा है। हमने पहले से, आप लोगों ने पहले ऐसे सोचा होगा कि प्रोटॉन पहले गिरेगा, क्यों? क्योंकि प्रोटॉन मोटा है इसीलिए। लेकिन ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है। देखो, आप झापड़ लगाओ इक्वल स्ट्रेंथ की, एक छोटे बच्चे को और एक बड़े बच्चे को, आपने इक्वल स्ट्रेंथ की झापड़ लगाई, लेकिन छोटा बच्चा थोड़ा दूर जा गिरेगा। क्यों?
क्योंकि उस पर जो फोर्स लगा उसका एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसका मास छोटा है, इसीलिए। इन द सेम सेंस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को झापड़ लगाई, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो बेचारा छोटा है, इसीलिए वो जल्दी आ गिरेगा और प्रोटॉन थोड़ी देर लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड के सुपरपोजिशन और एग्जांपल्स की बात की। आगे के लेक्चर में हम और भी एग्जांपल देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।